स्वागत है। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प सोर्स है, आर्थिक शब्दावली की एक पूरी ग्लॉसरी। ये सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमारा मिशन क्या है? इन जरूरी टर्म्स को डिकोड करना, खोलकर समझना, ताकि जब ये शब्द खबरों में या किसी चर्चा में आए तो हमें पता हो कि भाई चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं ना, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या सरकारी नीतियां या फिर देश की तरक्की की बात। इन्हें समझना जरूरी है ताकि हम आर्थिक बहसों को बेहतर ढंग से समझ सकें। बिल्कुल। चलिए कुछ मुख्य शब्दों से शुरू करते हैं, शायद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। हाँ बिल्कुल। जैसे ये आसियान और ये G20, G8, ये सब क्या है? सिर्फ नाम है या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है। इनका फोकस राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इन सब पर मिलकर काम करना है, सहयोग बढ़ाना है। अच्छा, सहयोग। और G20 और G8? G20 और G8 ये दुनिया की जो प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका ग्रुप है। इनका मुख्य काम है वैश्विक आर्थिक स्थिरता, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उस पर चर्चा करना और नीतियों में तालमेल बिठाना। ओह, तो ये काफी प्रभावशाली समूह हुए फिर। जी हाँ, इनके फैसले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। आर्थिक सहयोग, नीति समन्वय, ये इनके मेन फोकस एरिया हैं। ठीक है। और जब देशों के बीच व्यापार होता है तो कुछ शब्द सुनते हैं, जैसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। हाँ, बायलैटरल एग्रीमेंट्स दो देशों के बीच व्यापार का समझौता। इसमें तय होता है कि किन चीजों का किन शर्तों पर लेन देन होगा, वस्तुओं या सेवाओं का। और टैरिफ्स, ये क्या बला है? टैरिफ सीधा सीधा है आयात पे लगने वाला टैक्स। ये सरकार लगाती है, या तो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए या फिर अपने देश के उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए। अच्छा, विदेशी माल महंगा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। वो क्या होते हैं? ये टैक्स के अलावा दूसरी रुकावटें हैं, जैसे किसी चीज की क्वांटिटी पर लिमिट लगा देना या क्वालिटी के कड़े नियम बना देना। ओके, तो व्यापार को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, टैक्स वाले भी और बिना टैक्स वाले भी। सही कहा। अच्छा, अब जरा कुछ और बुनियादी चीजों पर आते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP जिसे कहते हैं, सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। तो टेक्निकल पर जरूरी है। BOP एक देश का एक साल में बाकी दुनिया के साथ हुए सारे लेन देन का हिसाब। कितना पैसा आया, कितना गया। इसमें व्यापार, निवेश, कर्ज सब कुछ शामिल होता है। सब कुछ? तो ये हमेशा बराबर रहता है क्या, बैलेंस? हाँ, थ्योरी में ये हमेशा बैलेंस होता है, क्योंकि इसमें देनदारी और संपत्ति दोनों का हिसाब होता है। ये दिखाता है कि देश की बाहरी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी मुद्रा पर क्या असर पड़ सकता है। ओके। और अब आते हैं सबसे चर्चित शब्द पर, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो हर न्यूज़ बुलेटिन में होता है, पर क्या ये वाकई बताता है कि देश कितना तरक्की कर रहा है? देखिए, GDP का है एक साल में देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत। ये आर्थिक गतिविधि का एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसमें कुछ पर भी है। हाँ बिल्कुल, इसकी अपनी सीमाएं हैं। जैसे ये नहीं बताता कि कमाई का बंटवारा कैसे हो रहा है, क्या अमीरी गरीबी बढ़ रही है, या लोगों की असल खुशहाली, जीवन की गुणवत्ता। इन सब पर GDP ज्यादा कुछ नहीं कहता। अच्छा, तो GDP के अलावा भी कुछ देखना चाहिए? हाँ, जैसे इसी से जुड़ा है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। GVA? ये क्या है? GVA निकालने के लिए GDP में सब्सिडी जोड़ते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देते हैं। ये किसी खास सेक्टर जैसे खेती या इंडस्ट्री के योगदान को बेहतर तरीके से दिखाता है। अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं थोड़ी ज्यादा बारीक तस्वीर देता है। ओके, GVA। और एक और आम शब्द, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हाँ, इन्फ्लेशन यानी सामान्य कीमत स्तर में लगातार बढ़ोतरी। चीजें महंगी होती जा रही हैं और पैसे की कीमत कम हो रही है। बिल्कुल, आम आदमी की जेब पे सीधा असर। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ा भारत के संदर्भ में बात करते हैं। एक शब्द सुनने में आता था, शायद अब कम, परमिट लाइसेंस राज। हाँ, ये शब्द 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले के भारत को दिखाता है। तब कोई भी उद्योग शुरू करने या चलाने के लिए बहुत सारे सरकारी नियम, लाइसेंस, परमिट, इनकी जरूरत पड़ती थी। एक पूरा जाल था। तो व्यापार करना मुश्किल था। हाँ, काफी जटिल प्रक्रिया थी।
फिर 1991 में आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP। उसने इसमें बदलाव लाने की कोशिश की। इसमें 3 मुख्य चीजें थी। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, मतलब नियमों में ढील। हाँ। दूसरा डीरेगुलेशन यानी गैर जरूरी नियंत्रण हटाना। और तीसरा प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, सरकारी कंपनियों में निजी हिस्सेदारी लाना। अच्छा, ये सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज थीं, अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलने वाली। जी हाँ, अर्थव्यवस्था को खोलना, उसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना, ये मकसद था। इसी से जुड़ा एक और शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सरकार का किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी यानी इक्विटी बेचना। क्यों बेचती है सरकार? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सरकारी खजाने के लिए पैसा जुटाना, या उस कंपनी का प्रबंधन बेहतर करना, या फिर निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। ये NEP का ही एक हिस्सा था। ओके। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, ये क्या खास इलाके हैं? SEZ ऐसे खास भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां आर्थिक कानून, टैक्स के नियम वगैरह देश के बाकी हिस्सों से अलग और ज्यादा लचीले होते हैं। क्यों? इनका क्या फायदा? मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करना और देश से निर्यात को बढ़ावा देना। निवेश की बात चली है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII में क्या फर्क है? दोनों विदेशी निवेश हैं, पर कुछ अंतर है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, FDI का मतलब है किसी विदेशी कंपनी या व्यक्ति का देश में सीधा निवेश, जैसे यहाँ कोई फैक्ट्री लगाना, कोई कंपनी खरीदना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये लंबे समय के लिए होता है। अच्छा, टिकाऊ होता है मतलब। हाँ, इसे ज्यादा टिकाऊ माना जाता है। अब FII जो है वो होता है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर बाजार में या बॉन्ड में किया गया निवेश। स्टॉक मार्केट वाला पैसा। जी, और इसे हॉट मनी भी कहते हैं। हॉट मनी क्यों? क्योंकि ये पैसा बाजार के बदलते ही या कोई खतरा महसूस होते ही बहुत तेजी से देश से बाहर जा सकता है। इससे बाजार में अस्थिरता आ सकती है। ओ, तो FDI ज्यादा स्टेबल है FII के मुकाबले? हाँ, सामान्य तौर पर हाँ। ठीक है, आप थोड़ा बैंकों की दुनिया में चलते हैं। CRR और SLR, ये शब्द अक्सर RBI की पॉलिसी में आते हैं। ये क्या है? ये RBI के पास मौजूद मौद्रिक नीति के मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत जरूरी टूल्स हैं, हथियार कह सकते हैं। हथियार कैसे? देखिए, CRR यानी कैश रिजर्व रेशो, ये बैंकों की कुल जमा का वो हिस्सा है जो उन्हें नकद रूप में RBI के पास रखना अनिवार्य है। मतलब बैंक उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, उस पर उन्हें कोई ब्याज भी नहीं मिलता। दूसरा है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये जमा का वो न्यूनतम हिस्सा है जो बैंकों को खुद अपने पास तरल रूप में जैसे सोना या सरकारी बॉन्ड में रखना होता है। तो इन दोनों से होता क्या है? इन दोनों रेशियोज को घटा बढ़ाकर RBI ये कंट्रोल करता है कि बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कितना पैसा उपलब्ध रहेगा। इससे वो पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करता है। महंगाई काबू करनी हो या ग्रोथ बढ़ानी हो तो इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये RBI के कंट्रोल के तरीके हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक पैटर्न है जो दिखाता है कि कैसे आर्थिक विकास के साथ साथ देशों में पहले मृत्यु दर गिरती है और फिर जन्म दर भी गिरने लगती है। इससे जनसंख्या की उम्र संरचना बदलती है। ये किसी देश की विकास यात्रा के अलग अलग चरण दिखाता है, प्री इंडस्ट्रियल से पोस्ट इंडस्ट्रियल तक। जनसंख्या में बदलाव का पैटर्न। ओके। और आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास। इसमें ब्रुंटलैंड कमीशन का जिक्र आता है। हाँ, ब्रुंटलैंड कमीशन को UN ने बनाया था पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर रिपोर्ट देने के लिए, और उन्होंने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे लोकप्रिय परिभाषा दी। क्या थी वो परिभाषा? कि ये ऐसा विकास है जो हमारी आज की जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की क्षमता से कोई समझौता ना करे। मतलब पर्यावरण और विकास में संतुलन। बिल्कुल, आज का विकास ऐसा ना हो कि कल के लिए कुछ बचे ही नहीं। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी? हाँ, इसका मतलब है किसी भी पर्यावरण की वो अधिकतम क्षमता जिसके तहत वो एक निश्चित आबादी या प्रजाति का बोझ अनिश्चित काल तक उठा सकता है बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, पर्यावरण की अपनी एक सीमा है। जी ठीक है। अब थोड़ा श्रम और रोजगार से जुड़े शब्दों पर आते हैं। कैजुअल वेज लेबरर, ये वो लोग हैं जो दूसरों के खेतों में या फैक्ट्रियों उद्यमों में अनियमित रूप से काम करते हैं। दिहाड़ी मजदूर, मतलब पक्की नौकरी नहीं। हाँ, दैनिक या कुछ समय के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और उसी हिसाब से मजदूरी पाते हैं। और फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या फर्क है, ये भी बहुत सुनते हैं। फॉर्मल सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र में सभी सरकारी नौकरियां और वो निजी कंपनियां आती हैं
जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। यहाँ कर्मचारियों को अक्सर बेहतर वेतन, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पीएफ, छुट्टी वगैरह मिलते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर? इनफॉर्मल सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में वो सब आते हैं जो फॉर्मल में नहीं है, जैसे छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, घरों में काम करने वाले या 10 से कम कर्मचारियों वाले छोटे उद्यम। यहाँ आमतौर पर नौकरी की सुरक्षा कम होती है, वेतन अनियमित हो सकता है और सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते। और भारत में तो शायद ज्यादातर लोग इसी सेक्टर में हैं। हाँ, भारत की वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करता है। तो ये थे अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अहम शब्द और उनके मायने। देखा जाए तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल, ये शब्दावली हमें आर्थिक नीतियों को, दुनिया में क्या चल रहा है, विकास की चुनौतियां क्या हैं, इन सबको गहराई से समझने में मदद करती है। ये दिखाती है कि अर्थव्यवस्था असल में काम कैसे करती है और उसका हम सब पर, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। हाँ, अब जब ये शब्द सुनेंगे तो शायद तस्वीर थोड़ी ज्यादा साफ होगी। उम्मीद तो यही है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जैसे हमने देखा कि जीडीपी की अपनी सीमाएं हैं, वो सब कुछ नहीं बताता, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास कितना जरूरी है। तो सवाल ये है कि क्या आर्थिक प्रगति को मापने के हमारे मौजूदा तरीके, जैसे सिर्फ जीडीपी पर फोकस करना, क्या वो वाकई समाज की भलाई और पर्यावरण की सेहत का सही आईना है, या हमें प्रगति को मापने के लिए कुछ नए पैमानों की, नए तरीकों की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।